जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आपको स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार 2025 में बिहार बोर्ड 10वीं वर्ग का जो एग्ज़ाम होने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम, उसमें 7 से 8 सवाल तो इसी में से रहेगा। क्योंकि पिछले कई सालों में ये 10 सवाल पूछे गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार भी पूछेगा। तो इसलिए ये 10 सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बारी बारी से 10 को हल करते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए, पहला सवाल, 4 tan थीटा बराबर 5, तो 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। ठीक, दिया है, क्या दिया हुआ है, 4 tan थीटा बराबर 5। तो इसलिए यहाँ से tan थीटा बराबर निकल जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा। देखिए, गुना में 4 है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी बट्टा में, तो 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ से tan थीटा का मान आसानी से निकल गया। हमें ज्ञात क्या करना है, तो दोस्तों हमें ज्ञात करना है, इसका मान 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए, एग्ज़ाम में आपको लॉजिक लगाकर ही बनाना होता है। वहाँ पर क्या किया जाता है, समय का ध्यान रखना होता है। वहाँ पर आप लोग पूरा प्रयास करिएगा कि कम समय में ज़्यादा सवाल हल हो जाए। अब ये कैसे होगा, तो दोस्तों वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, कि सवाल को आसानी से कैसे हल किया जा सके। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो देखिए, आप अगर हम ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दे दें, तो यहाँ से कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे, 1 मिलेगा। और यहाँ से साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, जिसका मान क्या होता है, टेन थीटा। मतलब साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा। और हमें टेन थीटा का मान मालूम है 5/4, तो वहाँ पे रख देंगे, आसानी से हल हो जाएगा। तो आइए हम उसी को यहाँ पर फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे अंश और हर में, कॉस थीटा से, हर में कॉस थीटा से भाग देने पर चलिए भाग देते हैं। तो यहाँ से 5 cos थीटा बट्टा में cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बट्टा में cos थीटा, और बट्टा में देखिए, यहाँ से हमने क्या किया है, cos थीटा से भाग दिया है, तो 5 cos थीटा बटा cos थीटा हो जाएगा, माइनस में 3 sin थीटा बटा cos थीटा, और फिर यहाँ से हो जाएगा cos थीटा बट्टा में cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा बटा cos थीटा। अब ये बहुत आसान हो गया। देखिए, यहाँ से cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और यहाँ से भी cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा 1 बार में। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 ही मिलेगा, माइनस साइन थीटा बटा cos थीटा, ये टेन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से 3 tan थीटा हो जाएगा। और बट्टा में देखिए, ये 1 बार में हुआ है, तो 1 प्लस साइन थीटा बटा cos थीटा, tan थीटा होता है, तो यहाँ से 2 tan थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हमें tan थीटा का मान मालूम है, रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो यहाँ से 5 माइनस 3 गुणे tan थीटा का मान है कितना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए tan थीटा का मान कितना है, 5/4 है। अब रख देंगे मान, तो 5/4 रखेंगे, और बट्टा में 1 प्लस 2 गुणे 5/4। अब इसे हल कर लीजिए। तो यहाँ से 5 माइनस
3 पचे 15, तो 15/4 हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस 2 गुणे 5 यानी 2 पचे 10 और बट्टा में 4, बट्टा का घटाव बना लीजिए ऊपर, तो 5 चौका 20 माइनस 15 और बट्टा में 4, फिर बट्टा 4 एकम 4 प्लस में 10 और बट्टा में 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 20 में से 15 घटाएंगे 5 और 4 प्लस 10 मिलकर हो जाएगा 14, तो 5/14 आपका आंसर होगा। देखा कितने आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप लॉजिक लगाने का प्रयास करिए, ठीक, वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आसानी से सॉल्व हो जाता है तो क्या ज़रूरी है दोस्तों ज़्यादा लंबा करने की प्रक्रिया, ठीक। तो चलिए अब दूसरे सवाल को हम हल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है 2.4 के ऊपर बार को भिन्न के सरलतम रूप में लिखे। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें भिन्न के रूप में चेंज करना है, वो भी सरलतम रूप में, ठीक। तो इस एक तरह से हमें P/Q के रूप में इसे चेंज करना है। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। अब देखिए ये जो दिया हुआ है संख्या 2.4 के ऊपर बार, ये किसी न किसी भिन्न का मान होगा, तो हम उस भिन्न को मान लेंगे x, तो x के बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लेंगे माना कि x बराबर 2.4 के ऊपर बार, ठीक, इसको हमने मान लिया। अब देखिए किसी भी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है उसमें उसकी पुनरावृत्ति होगी, बार बार पुनरावृत्ति होगी, ठीक। इसका मतलब है ये कि यहाँ पे 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4 डॉट डॉट, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। मतलब ये 4 जो है ये बढ़ते जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 2.4444, ऐसे ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, राइट। अब इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब आपको आगे के स्टेप में जानते हैं क्या करना है। देखिए जितने अंक के ऊपर बार लगा हुआ रहता है उतना 0 1 पर लेकर जो संख्या बनेगा दोनों तरफ गुना कर दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, 1 0 लेना है, 1 पर 1 0 लेना है। तो कौन सी संख्या बन रहा है, 10, तो 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, चलिए गुना करते हैं। 10 में x से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और बराबर इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, दशमलव घसक जाएगा इधर। मतलब देखिए जब 10 से गुना किया जाएगा तो एगो संख्या के बाद दशमलव चला जाएगा। अगर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो 10 से गुना कर रहे हैं तो इसलिए ये हो जाएगा 24.44। अब ये देखिए डॉट डॉट है तो इसमें हम चाहे जितना चाहे उतना हम 4 लिख सकते हैं, तो हम 4 लिख देते हैं डॉट डॉट डॉट। अब इसको आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। चलिए अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। समीकरण 2 हमारा है 10x बराबर 24.4444 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण 1 हमारा है x बराबर 2.4444 डॉट डॉट डॉट, ये है। अब यहाँ से घटाना है हमें, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 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 दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। 24 में से 2 घटा देंगे 22 हो जाएगा, बराबर 10 को x में से 1 को x घटाएंगे 9 को x बचेगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए दशमलव के बाद केवल 0 है, 0 के बाद कोई संख्या नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद केवल 0 हो और 0 के बाद कोई संख्या न हो तो वहाँ पे दशमलव को हटा भी सकते हैं, ठीक।
तो यहाँ से 9x बराबर हो सकता है 9x बराबर हो जाएगा 22। ठीक, तो इसलिए x का मान निकल जाएगा। देखिए यहाँ से गुना में 9 है, इधर आएगा भाग में चला जाएगा मतलब बट्टा में, तो 22/9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सवाल में बोला है कि भिन्न के सरलतम रूप में लिखिए, तो हमने तो भिन्न के रूप में लिख दिया। अब सरलतम रूप में इसे करना है। सरलतम रूप का मतलब होता है दोस्तों वह छोटा से छोटा भिन्न जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता है। ठीक, वह भिन्न जिसको और नहीं छोटा किया जा सकता है वो सरलतम रूप का भिन्न होता है। तो चलिए इसको हम क्या कर सकते हैं छोटा। देखिए ऊपर है 22, नीचे 9 है, तो इसको और छोटा नहीं किया जा सकता है, ये ऑलरेडी सरलतम रूप में है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक दोस्तों आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तो देखिए तीसरा सवाल, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। यह भी बहुत आसान है, आइए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर, जो दिया उसको लिख लेंगे। यहाँ से दिया है बहुपद दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 15, ये दिया हुआ है। और हमें ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान। ठीक, 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है। इसको आप क्या करिए, इसको आप बट्टा का जोड़ बना दीजिए। तो यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा इंटू बीटा में भाग देंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा में 1 से गुना करेंगे बीटा ही आएगा, प्लस है तो प्लस। बीटा से अल्फ़ा इंटू बीटा में भाग देंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। अल्फ़ा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फ़ा आएगा। यहाँ से आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, और बट्टा में अल्फ़ा इंटू बीटा है। अब यहाँ से आप जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के b/a होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा माइनस के b/c। अब आप मान रख दीजिए, निकल जाएगा। तो यहाँ पे b और c का मान रखना है। अब b और c का मान कहाँ से निकलेगा, तो इस बहुपद से निकलेगा। अब देखिए दोस्तों आपको हम बता देते हैं, x² के गुणांक में जो होता है वो a का मान होता है, x के गुणांक में जो होता है वो b का मान होता है, और जिसके साथ ना ही कोई चर राशि जुड़ा रहता है वो होता है c के मान। तो यहाँ पर 15 के साथ कोई भी चर राशि नहीं जुड़ा हुआ है, तो 15 यहाँ पे c का मान हो जाएगा। ठीक, तो बस यहाँ पे आप मान रखिए b का मान कितना है, माइनस का 11 है, एक माइनस पहले से है और माइनस में 11 है, और बट्टा में c का मान है 15। बस अब इसको सरल कर लीजिए। तो यहाँ से देख लीजिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो 11 प्लस का 11 और बट्टा में 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर केवल आपको फार्मूला अगर मालूम होगा गोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अगर फार्मूला आपको मालूम होगा तो इस सवाल को आसानी से बना देंगे। ठीक, आइए हल करते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, व्यास दिया हुआ है, दिया है व्यास दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। अब देखिए व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान निकल जाएगा। ठीक, आर का मान निकल जाएगा
क्योंकि व्यास जो होता है वो व्यास बराबर जानते हैं क्या होता है? व्यास बराबर होता है दोस्तों त्रिज्या के 2 गुना, यानी 2 गुणे त्रिज्या। तो व्यास हमारा कितना है? 14 है और बराबर में 2 गुणे त्रिज्या। तो यहाँ से त्रिज्या का मान निकल जाएगा, इसलिए त्रिज्या जिसको r से सूचित करते हैं। देखिए गुना में है, गुना में 2 है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा। तो 14 में 2 से भाग देंगे 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना मिला? 7 मिला। ठीक, अब यहाँ से आपका क्षेत्र आपको निकाल लेना है गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों 4πr²। 4πr²। ठीक, अब बस आपको मान रख देना है। तो देखिए यहाँ पर 4 गुणे पाई का मान होता है 22/7, ये आप जानते हैं। r², r का मान है कितना? 7। तो स्क्वायर में है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी भी संख्या के अगर पावर 2 है तो इसका मतलब है वो संख्या गुना में 2 बार है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7, क्योंकि r यहाँ पे गुना में 2 बार है। ठीक, तो r का मान है 7, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, रह गया 4 गुणे 22 गुणे 7। गुना करा लीजिए। तो देखिए यहाँ पे गुना कराएंगे तो क्या होगा? 7 चौक 28, साइड में गुना कर लीजिए 7 चौक 28 और गुना कर लीजिए 22 से। तो 28 दूना 56 होता है और यहाँ पर भी 56 हो जाएगा। 6 6 5 11 के 1 5 1 6 616 हो जाएगा। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आपको मात्रक देखना है। ठीक, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। अब मात्रक दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए आपका आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है? हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। ठीक, तो आइए इसके सोल्यूशन में पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए इस तरह का अगर सवाल आएगा तो आप लोग चित्र बना लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में इससे फ़ायदा जानते हैं क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि आपको भाषा ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तो आइए हम पहले चित्र बनाते हैं। तो दो बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, एक बिंदु का निर्देशांक है -1,7 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक है 4,-3। 4,-3 है। अब इस बिंदु का तो नाम दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होगा? ए बी हो जाएगा। अब हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता हो। तो हम मान लेंगे कि माना वो बिंदु ये है। ठीक, ये जो बिंदु है रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम मान लेंगे इस बिंदु का निर्देशांक x, y है। तो दोस्तों अगर हम x और y का मान ज्ञात कर ले तो इस बिंदु का निर्देशांक हमें मिल जाएगा। चलिए ज्ञात करते हैं। इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं c। तो हमें अब जानते हैं कुछ नहीं करना है, हमें बिंदु सी का निर्देशांक ज्ञात कर लेना है। अब आपको ज़्यादा भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो दिया है उसको आप लिख लीजिए बस। दिया क्या है? m1 अनुपात m2 का मान दिया हुआ है। m1 अनुपात m2 ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3। बस अब आप ज़्यादा भाषा नहीं लिखेंगे, इतना ही लिख देंगे। ठीक, और इतना आपको चित्र बना देना है। चलिए
अभी यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से बिंदु सी का निर्देशांक, हमें सी का निर्देशांक ही ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक। बिंदु सी का निर्देशांक। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने बिंदु सी का निर्देशांक मान लिया है x, y, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए विभाजन सूत्र से फार्मूला क्या होता है, पहले आप ये जानिए। तो विभाजन सूत्र से फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये होता है, कमा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये होता है दोस्तों विभाजन सूत्र। ठीक, तो इसमें ये वाला जो मान होता है, ये होता है x के बराबर, तो हम इस चीज़ को x के बराबर लिख सकते हैं। और ये वाला होता है मान y के मान। ठीक, ये किसका मान होता है, y के मान, तो हम इसको y के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे बिंदु सी का मान क्या माना, हमने बिंदु सी का निर्देशांक मान लिया है x, y, तो x बराबर ये हो जाएगा और y बराबर ये हो जाएगा। चलिए लिख लेते हैं यहाँ से हम। तो यहाँ से हमने देखा कि x बराबर विभाजन सूत्र से क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये होता है। और y बराबर क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 और बट्टा में m1 प्लस m2, ये होता है। चलिए पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ से x का मान चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए m1 का मान, देखिए यहाँ पे m1 m1 का मान है 2 और m2 का मान है 3, तो m1 का मान 2 गुणे x2। अब यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा x2 x1 y2 y1 का मान। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, a और b का निर्देशांक दिया हुआ है। तो अगर आप बिंदु a को पहला बिंदु मानते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 का मान और ये हो जाएगा x2 का मान। यहाँ पे हो जाएगा, ये इसको पहला बिंदु माने हैं तो ये अपरूपी दूसरा बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 का मान और ये हो जाएगा y2 का मान। ठीक, बस अब आपको मान रख देना है। तो यहाँ से x2 का मान देखते हैं 7 है, प्लस m2 का मान है 3, x1 का मान है माइनस का 1 और बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। चलिए साथ में ही ज्ञात करते चलते हैं। यहाँ से y का मान ज्ञात करिए। तो m1 का मान है 2 गुणे y2 का मान है माइनस के 3 प्लस m2 का मान है 3 गुणे y1 का मान कितना है, तो y1 का दोस्तों मान है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलती कर दिए हैं हम। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा y1 का मान। ठीक, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो ये y1 का मान है, ध्यान रखिएगा। तो y1 का मान हो जाएगा 7 और बट्टा में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। चलिए तो यहाँ से x बराबर 7 दूना 14, देखिए प्लस में 3 गुणे माइनस में 1, तो क्या होगा, माइनस में 3 हो जाएगा और बट्टा में 2 3 मिलकर 5 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर प्लस में 2 गुणे माइनस में 3 माइनस के 6 होगा और प्लस के 3 गुणे प्लस के 7 7 3 का 21 प्लस का 21 होगा और बट्टा में 5। तो यहाँ से x का मान निकलेगा, यहाँ से x का मान निकलेगा, देखिए 14 में से सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत में थोड़ा सा गलती लिख दिया था, तो इसके वजह से यहाँ पर हमने 7 लिख रखा है। यहाँ पे x2 का मान जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे x2 का मान है 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पर ना x2 का मान है, तो x2 का मान हो जाएगा 7, तो यहाँ पे सॉरी 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 होगा। यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 8 लेकर चलेंगे आप, तो देखिए 8 में से 3 घटाएंगे 5 और बट्टा में हो जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान कितना निकला, 5 एकम 5,
1 निकला, ठीक। और यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। तो देखिए माइनस में 6 प्लस में 21, तो माइनस प्लस माइनस होता है मतलब घटेगा। 21 में से 6 घटाएंगे 15, दोनों में से बड़ा है 21, तो इसके आगे जो प्लस होगा इसके आगे भी उतरेगा। तो आप चाहे प्लस लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा में 5 कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो यहाँ से इसलिए y बराबर कितना मिला 3। तो देखिए x का मान हमें 1 मिला और y का मान 3 मिला। तो यहाँ पे बिंदु C का निर्देशांक निकल जाएगा। चलिए तो बिंदु C का निर्देशांक हो जाएगा, अतः बिंदु C का निर्देशांक क्या हो जाएगा। हमने तो माना है x, y, x का मान है 1 और y का मान है 3, तो यही आपका आंसर होगा x, 1, 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 6, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 960 और 432 का मस निकाले। तो आइए इसे हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है और 2 ही संख्या दिया रहता है, ठीक। तो उसमें जो बड़ी संख्या होती है उससे a मान लिया जाता है और जो छोटी संख्या होती है उससे b मान लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि a बराबर 960 और b बराबर यहाँ से हो जाएगा 432। हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से मस निकालना है। लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है इसके अनुसार। तो इसके अनुसार होता है a बराबर BQ प्लस R, ठीक, ये होता है। तो चलिए जहाँ R बराबर क्या होता है, जहाँ R जो होता है वो R का जो मान होता है वो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, परंतु दोस्तों B से छोटा होता है। क्या होता है, B से छोटा होता है या B के बराबर होता है, ठीक। तो चलिए तो देखिए इसे ना अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे आप अगर बनाएंगे अपने मन से, अगर इसको दिमाग में अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक। तो यहाँ पर आप जानते हैं क्या करिएगा, आप रफ में पहले भाग विधि से मौसक ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक, दोनों संख्याओं का। तो हम क्या करते हैं, पहले रफ में भाग विधि से ज्ञात कर लेते हैं मौसक। तो यहाँ से 960 432, ठीक। तो ये कितने बार में जाएगा, देखिए अगर 3 बार में ले जाएंगे तो 4 3 12 1200 हो जाएगा। यहाँ पे 900 है तो 2 बार में ले जाएंगे। चलिए तो 432 दूना कितना होता है, 864 होता है। 10 में से 4 घटाएंगे 6, 15 में से 6 घटाएंगे 9, यहाँ पे 8 में से 8 घटा देंगे 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक, यहाँ से होगा 32। अब देखिए यहाँ पर कितना बार में जाएगा बताइए। अगर यहाँ पे 9 चौका 36, 360, चलिए 3 बार में लेकर जाते हैं। 3 बार में, अगर 4 बार में ले जाते हैं तो 4 बार में ही लेकर चलते हैं। 3 बार में तो 9 3 27 270 के आसपास ही जाएगा। 4 बार में ले जाते हैं तो 9 चौका 36, तो यहाँ से 4 से गुना करिए। देखिए 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 के 6 और 9 चौका 36 और 1 37 होगा, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा गलती हुआ है भैया। ठीक है, 6 चौका 24, तो 24 के यहाँ पे 4 होगा, 24 के 4 होगा। और 9 चौका 36 और 2 38 होगा, 384 होगा। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 12 में से 8 घटा देंगे 4, 3 में से 3 घटा देंगे 0,
जीरो लिखेंगे ना लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अंदर हो जाएगा 96। तो यहाँ से 48 दूना हो जाएगा 96। ठीक, ये प्रक्रिया कब कब तक चलता है? तो दोस्तों जब तक शेषफल जीरो ना मिल जाए। तो यहाँ से 96 में से 96 घटा देंगे जीरो, तो अब प्रक्रिया रोक देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो होता है वहीं आपका एचसीएफ होता है, मतलब मसा होता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको रफ में भाग विधि से पहले मसा ज्ञात कर लेना है, ये प्रक्रिया कर लेना है। अब इसी में से आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो मान होता है ये अंदर वाला, देखिए आप पहले पहले कोष्टक के लिए आप समझिए। तो पहले कोष्टक के लिए ये होता है ए का मान, ये होता है बी का मान, और ये होता है क्यू का मान, ये होता है आर का मान। तो आप पहले कोष्टक के लिए लिखिए। ए का मान क्या है? 960 है, जो कि हमने माना भी है। ठीक, यहाँ पर तो 960 हो जाएगा, बराबर बी का मान क्या है? 432 गुने क्यू, क्यू का मान कितना है? तो क्यू का मान है 2, प्लस आर का मान कितना है? 96। शेषफल जीरो मिला है? नहीं मिला है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसमें भी जब तक ले शेषफल जीरो ना मिल जाए तब तक ले आपको बढ़ाते जाना है। ठीक, और उसके बाद देखिए ये पहले कोष्टक के लिए हो गया। अब आइए दूसरे कोष्टक के लिए। तो दूसरे कोष्टक के लिए भी सेम चीज़ होता है। कोष्टक के अंदर जो होता है वो होता है ए का मान, और यहाँ पर जो होता है भाजक के रूप में वो होता है बी का मान, और यहाँ पे जो भागफल होता है वो क्यू का मान होता है, और यहाँ पे जो होता है आर का मान होता है शेषफल। ठीक, चलिए लिखिए यहाँ पर दूसरे कोष्टक के लिए। तो दूसरे कोष्टक के लिए ए का मान है 432, बराबर बी का मान कितना है? तो बी का मान दोस्तों यहाँ पर है 96 गुने क्यू, क्यू का मान कितना है? तो दोस्तों क्यू का मान है, यहाँ पर आप देख लीजिए 4, प्लस आर का मान है 48, तो यहाँ आप लिखेंगे 48। ठीक, उसके बाद देखिए अभी भी शेषफल जीरो नहीं मिला है, मतलब आर का मान अभी भी जीरो नहीं हुआ है, तो अभी भी प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए ये दूसरे ब्रैकेट के लिए था, अब फिर आगे बढ़ाएंगे तीसरे ब्रैकेट के लिए। तो तीसरा ब्रैकेट हमारा ये है, तो ब्रैकेट के अंदर वाली ए का मान होता है, ये आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा भाजक के रूप में जो होता है वो बी का मान होता है, और भागफल वाला क्यू का मान होता है, और नीचे वाला शेषफल का मान होता है, मतलब आर का मान होता है। ठीक, तीसरे ब्रैकेट के लिए लिखेंगे। तो तीसरे ब्रैकेट के लिए ए का मान है 96, बराबर बी का मान है 48 गुने क्यू का मान है, क्यू का मान यहाँ पर देख लीजिए 2 है, प्लस आर का मान यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर दोस्तों शेषफल मिल गया है 0, मतलब आर का मान 0 हो गया है। तो अब आपको प्रक्रिया रोक देना है, लिखना है यहाँ पर आपको, चूँकि आर बराबर 0 इसलिए एचसीएफ ऑफ 960, 432। ठीक, मतलब इन दोनों का एचसीएफ। अब यहाँ पर कौन होगा? तो दोस्तों यहाँ पर शेषफल जब आर का मान 0 हो जाता है तो उस लाइन में यहाँ पर जो होता है वहीं एचसीएफ होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका एचसीएफ 48 हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो आप दोस्तों अगर एग्ज़ाम में अगर पूछते तो पूछेगा ही पूरा फिक्स है। तो एग्ज़ाम में पूछे तो आपको क्या करना है, पहले रफ में भाग विधि से बना लेना है, और जैसा कि हमने बताया है तरीका उसको आपको करते जाना है। जब तक ले आर जीरो ना मिल जाए तब तक ले प्रक्रिया आपको करना है। जैसे ही जीरो मिल जाता है प्रक्रिया को रोकना है, और यहाँ पर जो होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का मस 145 तथा लस 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक, ये भी बहुत आसान है, दिया है उसको लिखेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है? मस दिया हुआ है, मस दिया हुआ है कितना? 145। लस भी दिया हुआ है, लस ये दिया हुआ है 2175। और क्या दिया हुआ है? एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है कितना? 725। 725 दिया हुआ है। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या करना है भैया?
दूसरी संख्या का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसान एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है देखिए यहाँ से, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, मस गुणे लस, ये होता है। ठीक, बस अब आपको मान इसमें रख देना है। तो पहली संख्या देखिए, पहली संख्या का मान दिया हुआ है 725 गुणे दूसरी संख्या का मान हमें निकालना है। तो इसको एज इट इज लिखेंगे बराबर मौसा दिया हुआ है 145 गुणे लौसा, लौसा दिया हुआ है 2175। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल जाएगा दोस्तों। दूसरी संख्या, अब देखिए गुना में 725 से इधर भेज देंगे, भाग में चला जाएगा मतलब बट्टा में। तो यहाँ से 145 गुणे 2175 और बट्टा में 725। ठीक, अब देखिए 725, 7 3 का 21, 25 3 75। तो 3 बार में जाएगा, 7 एकम 7, 725 एकम 725 और 725 तिहाई 2175 होता है, 3 बार में जाएगा। तो इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 145 गुणे 3 गुना कर लीजिए आप। तो 5 3 15 के 5, 3 चौका 12 और 1 13 के 3, 3 एकम 3 और 1 4। तो 435 होगा दूसरी संख्या, यही आपका आंसर होगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको अगर ये फार्मूला मालूम होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस, तो इसको आप बना लेंगे। ठीक, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, ये वाला सूत्र, ये वाला आप सूत्र याद कर लीजिएगा। इसमें का कोई भी अगर सवाल आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आप अभी तक ले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई आप लाइक कर लीजिए। ठीक, हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं भैया, तो आप भी थोड़ा सा देखिए, हमको मोटिवेट करने के लिए आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो ये भी काफ़ी आसान है, आइए हल करते हैं। तो देखिए जो दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है त्रिज्या, दिया हुआ है वृत्त का त्रिज्या जिसको आर से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और यहाँ पे थीटा का भी मान दे दिया हुआ है, मतलब कोण का। तो थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये होता है। चलिए तो थीटा का मान 30 डिग्री है और बट्टा में 360 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर। इसका मतलब है आर जो है गुना में 2 बार है, तो हम 42 को लिख सकते हैं गुना में 2 बार, 42 गुणे 42 कटा देंगे। देखिए यहाँ से 7 एकम 7, 7 छक 42 और भी कटेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए 0 से 0, 3 एकम 3, 12 3 36, यहाँ से कट जाएगा 6 एकम 6, 6 दूना 12, फिर 2 से कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए 2 एकम 2, और यहाँ से कितना बार में जाएगा, 21 बार में। ठीक, 21 बार में जाएगा, 21 दूना होता है 42। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, देखिए 0 से 0 हमने काट दिया, 3 एकम 3, 12 3 36। ठीक है, उसके बाद हमने 7 से 42 को काटा, 7 छक 42। ठीक है, 6 से हमने 12 को काट दिया, 6 दूना 12। ठीक है, 2 से हमने 42 को काट दिया। चलिए आइए गुना करना है हमें, 22 गुणे 21 क्या होगा बताइए, गुना कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए
21 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 441 होता है। फिर उसमें 21 जोड़ देंगे, 441 में 21 जोड़ेंगे कितना होगा? 462 हो जाएगा। तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी काफ़ी आसान था। देखिए इसमें क्या ज़्यादा कुछ तो करना नहीं था। त्रिज्या का मान दिया हुआ था, थीटा का मान दिया हुआ था, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अगर आपको मालूम होगा तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पाँचवा पद 15 तथा तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे भैया? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें क्या इसमें क्या बोला गया है? एपी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक, समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इन सभी को हमें ज्ञात करना होगा। ठीक, तो इसमें एक तरह से हमें क्या करना है? पद ज्ञात करना है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक, तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अगर आपको पद ज्ञात करने के लिए कह दिया जाए तो आपको किसी भी तरह से ए और डी का मान ज्ञात करना होगा। मतलब प्रथम पद और सार्वंतर आपको ज्ञात करना होगा। ठीक, अगर दिया हुआ है तो आसान है। ठीक, अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ए और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसके सहायता से। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसी के सहायता से हम पहले ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है भैया? पाँचवा पद 15 दिया हुआ है। पाँचवा पद दिया हुआ है 15, और क्या दिया हुआ है? तीसरे और 8वें पदों का योग 34 है। तो तीसरे पद को क्या लिखा जाता है? तीसरे पद को A3 लिखा जाता है और 8वें पद को लिखा जाता है A8। इन दोनों का योग दिया हुआ है 34। ठीक, तो देखिए यहाँ से पाँचवा पद को लिखा जाता है A5। तो A5 बराबर 15 है। ठीक, तो A5 बराबर क्या होता है? A5 बराबर होता है A+4D बराबर में 15 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेना है। और यहाँ पर देखिए और क्या है? A3 + A8 बराबर 34। A3 बराबर होता है A+2D प्लस A8 बराबर होता है A+7D बराबर में है 34। इसको सरल कर लीजिए। A और A मिलकर हो जाएगा 2A + 2D + 7D मिलकर हो जाएगा 9D और बराबर में 34। चलिए इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब यहाँ पर 2 समीकरण तैयार हो गया। दोनों समीकरण से A और D का हमें मान निकल जाएगा। विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुना कर देते हैं। ठीक, इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2A हो जाएगा और यहाँ पर भी 2A है। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा 2A से 2A। तो पहले हम 2 से गुना कर लेते हैं समीकरण 1 में। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर गुना करेंगे इसमें तो 2A में गुना करेंगे 2A हो जाएगा प्लस 4D में 2 से गुना करेंगे तो 8D, 15 में 2 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा। इसको आपको समीकरण 3 मान लेना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण 2 और 3 में यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2A है। तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो 2A से 2A कैंसिल हो जाएगा। D का मान निकल जाएगा आसानी से। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 में से 2 को, चाहे 2 में से 3 को घटाते हैं, 2 में से 3 को घटाने पर हमारा 2 समीकरण क्या है? 2A + 9D बराबर में 34 और तीसरा समीकरण है 2A + 8D बराबर में 30 है। घटा लेते हैं तो यहाँ से घटा लेते हैं। देखिए घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी चीज बदल जाएगा। ठीक, इसके आगे प्लस है माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी प्लस है माइनस हो जाएगा, इसके आगे भी प्लस है माइनस हो जाएगा। अब आपको केवल माइनस वाले से चीज से मतलब रखना है। ठीक, तो 2A माइनस में 2A कैंसिल। 9 को D में से 8 को D घटाएंगे क्या होगा? 1 को D बचेगा बराबर 34 में से 30 घटाएंगे 4।
तो यहाँ से डी का मान कितना मिला, 4 मिला। अब डी के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 में ही रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा है a प्लस 4d बराबर 15। तो a प्लस 4 का मान है, सॉरी d का मान है 4, तो 4 गुणे 4 बराबर में 15। तो यहाँ से a प्लस 4 चौका 16 और बराबर में हो जाएगा 15। a का मान यहाँ से मिल जाएगा, a बराबर देखिए प्लस में 16 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 16, तो इसलिए a बराबर कितना मिला, a बराबर माइनस का 1 मिला। अब दोस्तों d का भी मान मिल गया, a का भी मान मिल गया। अब हमें आसानी से ज्ञात कर लेना है, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं AP लिखेंगे, अतः अभीष्ट AP अभीष्ट AP। तो AP क्या होता है, पहला पद a होता है, दूसरा पद a में d को जोड़ने से दूसरा पद मिलता है तो a प्लस डी हो जाएगा। तीसरा पद कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से देखिए दूसरा पद में d जोड़ने से तीसरा पद मिलता है। तो यहाँ पर दूसरा पद है, देखिए दूसरा पद है a प्लस डी, इसमें d जोड़ेंगे तो तीसरा पद मिलेगा। तो यहाँ से देखिए a d और मिल के कितना हो जाएगा 2d, तो तीसरा पद हो जाएगा a प्लस 2d, कमा डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे चौथा पद, उसके आगे पांचवा पद, इस तरह से बढ़ते जाएगा तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, अब आप तो इन्फिनिटी तक ले नहीं सकते हैं, तो देखिए कम से कम आपको 3 पद लेना होता है। तो हमने 3 पद ले लिया। अब चलिए मान रख दीजिए, a का मान मिला है माइनस के 1, तो यहाँ से -1 हो जाएगा। a का मान है -1 प्लस d का मान है 4, a का मान है -1 प्लस यहाँ पर होगा -1 प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 4, कमा डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से -1, देखिए माइनस में 1 प्लस 4 कितना होगा, प्लस के 3 होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 4, तो 2 चौका 8, माइनस में 1 प्लस में 8 क्या होगा, प्लस के 7, कमा डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ते जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा अभीष्ट AP, ये आपका हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो दोस्तों ये सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये किसी न किसी साल पूछे गए हैं, 10 के 10 प्रश्न है, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए अब 10वां क्वेश्चन, तो देखिए 10वां प्रश्न है, सिद्ध करें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन ए, सॉरी यहाँ पे थीटा होगा। ठीक, साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए LHS पद से इसको सिद्ध करते हैं। LHS पद क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब इसे सिद्ध करने के लिए जानते हैं क्या करते हैं, इसको हम साइन और कॉस के पद में व्यक्त कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बट्टा में यहाँ से हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। चलिए बाटा का जोड़ बना लीजिए, कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए हमने ऊपर वाले का क्या किया है, बाटा का जोड़ किया है, तो ये मिला है। अब नीचे वाले का बाटा घटाव बना लीजिए, तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टा में नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करिए, हर का परिमेयकरण कर दीजिए। ठीक, तो हर का परिमेयकरण में क्या होता है दोस्तों, नीचे वाला जो होता है मतलब हर में जो पदें होती है उसी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाता है चिन्ह बदल कर। ठीक, तो यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा
और बट्टा में 1 माइनस साइन थीटा गुणे इसी वाले पद से गुना होगा 1 साइन थीटा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 प्लस साइन थीटा गुना में 2 बार है, तो इसको हम पावर में 2 लिख सकते हैं। देखिए किसी भी संख्या का अगर कोई भी संख्या, सपोज मान लीजिए संख्या ए है, ए जो है गुना में 2 बार है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर का मतलब ही होता है गुना में ए जो है 2 बार है। ठीक, तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टा में यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 को ए मान लिया जाए, साइन थीटा को बी मान लिया जाए, तो ये कुछ इस प्रकार का है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का है। ये होता है दोस्तों बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बाटा में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ऊपर वाले को एज इट इज लिखिए 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बट्टा में यहाँ से आप देखिए एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ये आप तो जानते ही होंगे। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर के उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमने माइनस में कर दिया है। तो देख रहे हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही चीज़ तो यहाँ पर है, ये किसके बराबर है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इसके बदले। अब यहाँ से आप ध्यान देंगे तो देखिए अगर भिन्न इस रूप का है ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर, तो इसको लिखा जा सकता है ए बट्टा बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी इसी रूप का है, तो इस ऊपर वाले को एक प्लस साइन थीटा और बट्टा में कॉस थीटा इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यही तो हमारा RHS है, देख लीजिए यही तो हमारा RHS है, 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, हो गया सिद्ध, यही हमारा RHS है। चलिए दोस्तों, हमने 10 प्रश्नों को हल कर दिया, सिद्ध कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों मेरा गुजारिश है आपसे कि एक बार ये वीडियो फिर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो 10 सवाल लिया गया है, ये 10 सवाल पूरा भरोसा है कि पूछेगा आपकी बार भी, तो गांठ बांध लीजिए और एक बार फिर से देख लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।